हेलो साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो रस संप्रदाय है वो हम पढ़ रहे हैं। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है कि रस क्या है, रस के अंदर भाव एंड रस क्या होते हैं, वो सब जाने हैं। भाव कितने प्रकार के होते हैं, कितनी संख्या होती है भावों की, वो सब हमने डिटेल में पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पिछली क्लासेस जरूर देखी होंगी। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि एक बेस मजबूत तुम्हारा हो सकता है। और आज जो हम शुरू करेंगे वो रस की निष्पत्ति और उसके साथ में जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो रस सिद्धांत दिया है या फिर रस सूत्र दिया है। बेसिकली रस सिद्धांत तो नहीं दिया है, लेकिन रस सूत्र जरूर दिया है। और उस रस सूत्र के जो व्याख्याकार हुए हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, हम सुनते भी हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि रस सूत्र के व्याख्याकार, रस सूत्र के व्याख्याकार आखिर कौन है। ये रस सूत्र के व्याख्याकार, उन सभी को हम जानेंगे। जो आज हमसे नए बच्चे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है पुरानी क्लासेस तो देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में तल्लीनता के साथ में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आज का धमाकेदार, शानदार, बेहतरीन, दमदार सेशन होने वाला है। और एक छरछरी सी निगाह में देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा है। ये सब पढ़ा है, रस संप्रदाय के बारे में जाना है कि रस संप्रदाय होता क्या है, रस का अर्थ क्या होता है, फिर यही सब चीजें हैं, उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्यों रस होता क्या है, कविता कभी लिख क्यों, क्या उद्देश्य है कविता लिखने का, वो सब जाना था। उसके बाद में जो रस सूत्र है वो ये है: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, आद्रस, निष्पत्ति। ठीक है, और रस के भेद कितने होते हैं? 4। ठीक, और रस की संख्या कितनी होती है? 49। ये सब क्यों, कैसे हैं, पिछली क्लास में जरूर जाकर देखें। फिर हमने देखा था भाव और रस, यानी कि भाव क्या हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, स्थायी भाव क्या होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, और विभाव के अंदर आलंबन, उद्दीपन बहुत अच्छे से। और ये उम्मीद मैं करता हूं और ये मैं गारंटी लेता हूं कि जिस बच्चे ने पिछली क्लास के अंदर आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव को अच्छे से पढ़ लिया होगा, वो कभी भी भूल नहीं सकता। ठीक है, तो पढ़ेंगे जाके, बोलो। बिल्कुल पढ़ेंगे। ये अनुभाव के भाव भेद हैं, यहां से संचारी भाव भी हमने पढ़ लिए थे। आज हम जो शुरू करेंगे वो रस निष्पत्ति को शुरू करेंगे, यानी कि रस निष्पत्ति का एक सूत्र देखेंगे, जिसके ऊपर हमने आज की जो क्लास है ये पूरी बनी हुई है। रस सूत्र क्या है? रस निष्पत्ति के अंदर रस सूत्र होता है। असल में जो हमने सब कुछ जाना था कि जो हम शिकंजी बना रहे थे, शिकंजी के अंदर पानी, नमक है ना, मसाला, नींबू, चीनी, इन सभी के घोल से हम एक जो नया इंग्रेडिएंट बना रहे थे वो क्या था? शिकंजी था। उसको पीने से जो हमें टेस्ट मिल रहा था, वो क्या था? आनंद था, काव्य आनंद। अगर कविता के अंदर देखेंगे तो काव्य आनंद है, अगर हम रस के अंदर देखेंगे तो क्या है? वो रसानंद है ना। ठीक है, और यहां जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं काव्य का आनंद। काव्य का आनंद जो हम यहां देख रहे हैं वो भी रस है, और जो हम पदार्थ आदि के जो रस को, जो शिकंजी का हम जो पी रहे हैं, उससे जो हमें आनंद मिल रहा है वो भी रस है। ठीक है, लेकिन यहां जो हम पढ़ेंगे वो काव्य आनंद को पढ़ेंगे। काव्य आनंद की जो निष्पत्ति होती है, यानी कि जो रस की निष्पत्ति होती है, जो हमारा स्थायी भाव है उसकी जो निष्पत्ति होती है, जो स्थायी भाव अपने चरम सीमा पर पहुंचता है, जब हमारे भाव प्रफुल्लित होते हैं, है ना, वो कब होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे शिकंजी पीने से, शिकंजी के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट बना करके एक इंग्रेडिएंट बनाया था नया शिकंजी, उसका टेस्ट अलग था। अगर उसके अंदर जो हमने मिलाया है चीनी, नमक, पानी, मिर्च, मसाला, जो भी मिला रहा हो, ठीक है, ठीक, तो उसको अलग अलग, अगर तुम पानी पियोगे तो शिकंजी का टेस्ट नहीं आएगा।
ठीक है। अगर तुम शिकंजी का मसाला खाओगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर खाली नींबू का रस तुमने पी लिया तो भी तुम्हें नहीं आएगा शिकंजी का टेस्ट। वैसे ही जो हम रस निष्पत्ति या स्थायी भाव को यहाँ उत्पन्न करेंगे वो जो होता है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सभी भावों के संयोग से स्थायी भाव जागृत होता है, स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और ये जो सब भाव है, जैसा कि विभाव है, खाली विभाव से रस नहीं मिल सकता, खाली अनुभाव से रस नहीं मिल सकता, खाली व्यभिचारी भाव से रस नहीं मिल सकता। इन सभी के मेल से एक नया भाव मिलता है। क्या मिलता है? वो मिलता है स्थायी भाव, और स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है और वही रस निष्पत्ति कराता है। तो रस निष्पत्ति के बारे में भरत मुनि ने कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस, यानी कि इन तीनों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है, ठीक है। और रस निष्पत्ति क्या है, क्यों होती है, किस लिए होती है, किसकी होती है, कैसे होती है, इस सभी को व्याख्या करने के लिए हमारे सामने चार आचार्य आते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार, भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार। और उन्हीं को हम आज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहां वो सभी दिए हुए हैं, ठीक है, यहां वो सभी व्याख्याकार दिए हुए हैं, रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। जैसे मान लो यहां से हम शुरू करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। रस क्या है, कितने होते हैं, छोटे बच्चों के सवाल हैं, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं। आजकल जो ट्रेंड है वो यूजीसी नेट का वो बहुत ही हाई लेवल पर है, इसलिए टिपिकल से टिपिकल चीजों के तरफ जा रहा है। तो ये यहां से बिल्कुल भी चूक मत जाना, ठीक है। यहां से देखते हैं कि भरत के ग्रंथ की प्रथम उपलब्ध टीका जो मिलती है वो कहां मिलती है, अभिनव गुप्त की अभिनव भारती। यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है, जो अभिनव गुप्त हैं वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से फॉलोवर हैं किसके, भरत मुनि के। पहली प्रथम उपलब्ध टीका जो प्रोवाइड हो रही है, जो हमारे पास उपलब्ध है, वो कौन सी टीका है? टीका मतलब अनुवाद किया हुआ ग्रंथ, एक भाषा से दूसरी भाषा में डिटेल में दूसरी भाषा में लिख करके अनुवादित किया हुआ ग्रंथ टीका कहलाता है। और ऐसा पहला टीका कौन सी है? अभिनव गुप्त की, आचार्य अभिनव गुप्त की अभिनव भारती, ठीक है। समझ में आ गया? ये नाट्य शास्त्र की टीका है अभिनव भारती, ठीक है। यहां से हम व्याख्याकार देखेंगे, उनका समय देखेंगे और उनका क्या दर्शन था वो देखेंगे, विजन क्या था, ठीक है। फिर उनका सिद्धांत क्या था वो देखेंगे, इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहां से देखते हैं, पहले नंबर पे आते हैं भट्ट लोलट। एक क्रम से लिखे हुए हैं, ठीक है, क्रम से लिखे हुए हैं भट्ट लोलट। सबसे पहले रस सूत्र के, भरत मुनि के रस सूत्र के जो व्याख्याकार हमारे सामने आते हैं वो आते हैं, कौन आते हैं? भट्ट लोलट, 9वीं शताब्दी, भट्ट लोलट 9वीं शताब्दी। और इनका जो दर्शन है वो क्या है? मीमांसा दर्शन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका सिद्धांत क्या है? उपचितिवाद है या उत्पत्तिवाद है। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, यहां सिर्फ नाम जान लो, इनसे थोड़े से अवगत हो जाओ। दूसरा आता है भट्ट शंकुक, भट्ट शंकुक 9वीं शताब्दी। इनका जो दर्शन है, भट्ट शंकुक का दर्शन है वो न्याय दर्शन है। क्या है? न्याय दर्शन, है ना। ये देते हैं ना न्याय तुरंग वाला चित्र, न्याय तुरंग का एक सिद्धांत देते हैं, और इसमें इनका जो सिद्धांत है वो है अनुमितिवाद, है ना। पहला है उपचितिवाद, दूसरा है अनुमितिवाद, यानी कि अनुमान करना, अनुमिति देना, ठीक है। भट्ट नायक आते हैं तीसरे। इनका नाम थोड़ा सा ज्यादा आगे तक चलता है, ये साधारण काल तक जाते हैं, उसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। और 11वीं शताब्दी इनका समय है भट्टनायक का। सांख्य दर्शन, इनका दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन है। और भुक्तिवाद इनका सिद्धांत है। फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आते हैं वो अभिनव गुप्त आते हैं। कौन आते हैं? अभिनव गुप्त। सबसे ज्यादा नाम भी तुमने सुना होगा। तो ये कौन, कहाँ के गए हैं? 11वीं शताब्दी के। और इनका जो दर्शन है वो शैव दर्शन है, शैव दर्शन। इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। क्या है बच्चा? अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। यहां से हम अभी देखते हैं, अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई दुख दर्द तकलीफ अगर हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो यहां से अब देखेंगे हम एक नई चीज, एक नई जानकारी, एक नए सिद्धांत को, एक नए आचार्य को। जो बच्चे नए नए अभी पढ़ाई करनी शुरू कर रहे हैं उन्होंने शायद ही ये नाम सुने होंगे, है ना।
ये नाम शायद ही उन लोगों ने सुने होंगे जो अभी नई नई पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तल्लीनता के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि भट्टलोलट हैं, भट्टलोलट का समय मैंने बताया था 9वीं शताब्दी था, ठीक है। इनका दर्शन क्या था, वो मीमांसा दर्शन था, है ना। मीमांसा नोट कर लो इसको हाथों हाथ, मीमांसा दर्शन था। और इनका जो सिद्धांत था वो क्या था, उपचितिवाद था। क्या था, उपचितिवाद, उपचितिवाद, उपचितिवाद या फिर उत्पत्तिवाद। क्या, उत्पत्तिवाद, ठीक है। अब यहां से इनके बारे में कुछ चीजें जान ली हैं। मोस्ट चीज है, क्रम लगाने को अगर आ जाए तो तुम्हें सन पता होना चाहिए, इनका काल जो है वो पता होना चाहिए, समय, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं कि रस निष्पत्ति का अर्थ, इन्होंने रस निष्पत्ति का अर्थ यानी कि जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, रस निष्पत्ति जो है उसका जो अर्थ है रस निष्पत्ति का, रस निष्पत्ति होती क्या है, इन्होंने बताया कि उपचित होना यानी कि उत्पन्न होना, है ना। रूप बाहुल्य के योग से, उपचय से रति स्थायी भाव श्रृंगार रस से उद्भूत होता है, और क्रोध स्थायी भाव रौद्र रस से उद्भूत होता है। तो ये क्या है, उपचिति है। उपचिति मतलब उत्पन्न होना, प्रकट होना, है ना, प्रकट होना। जैसे कि सीधी सीधी बात बता रहे हैं ये, जैसे एक नई चीज़ हमने बनाई, जैसे हमने पानी में मसाला डाला, नींबू डाला, चीनी घोली, ठीक है, और जो भी तुम पसंद करो वो सब डालने के बाद में हमने एक नई चीज़ बनाई। तो ये सब मिलाने के बाद में जो एक नई चीज उत्पन्न हो रही है, उपचय हो रही है, उपचित हो रही है, वही क्या है, वही क्या है, वही स्थायी भाव है, वही नई चीज है। और वो नई चीज के जो प्राप्त हमें हो रही है, प्राप्त होना, उपचित होना, उत्पन्न होना, वही क्या होता है, उपचितिवाद। क्या होता है, उत्पत्तिवाद, ठीक है। यहां समझ में आ गई बात। अब इन्होंने कुछ चीजें और बताई हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि इन्होंने जो संयोग की अवस्थाएं बताई हैं, संयोग की 3 अवस्थाएं बताई हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि जो स्थायी भाव होता है ना, स्थायी भाव से अलग, जो स्थायी भाव को 3 भाव मिलकर बनाते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सभी के मेल से स्थायी भाव क्या बनता है, स्थायी भाव मिलता है, हमें प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। अब इन्होंने कहा है कि जो मेल है, जो संयोग है, वो 3 तरह से होता है। स्थायी भाव का मेल तीनों भावों से अलग अलग होता है। तो उसको क्या क्या कहा गया है, जैसे कि विभाव के साथ में अगर हम स्थायी भाव को मिलाएं, इन्होंने विभाव के साथ में स्थायी भाव को मिलाया है, तो विभाव और स्थायी भाव को अगर एक जगह संयोग करें तो वहां जो आता है वो आता है उत्पाद्य उत्पादक, उत्पाद्य उत्पादक, उत्पाद्य उत्पादक, उत्पाद्य उत्पादक, कारण या प्रभाव, कारण या प्रभाव, कारण या प्रभाव, कोज एंड इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट, है ना। कारक कार्य, कारक कार्य करने वाला, और क्या कार्य हो रहा है। उत्पाद्य क्या है, उत्पाद्य क्या है, एक तो होता है उत्पादक जो कि उत्पन्न हो रहा है ना, जो कि उत्पन्न हो रहा है। मान लो किसी भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो उत्पादक हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। उत्पाद्य क्या है, किससे क्या वजह है ना, किस वजह से उत्पन्न हो रहा है। उत्पाद्य क्या कारण है, क्या कारक हैं, वजह क्या है उत्पन्न होने के, वो क्या है, उत्पाद्य हो जाएगा। यानी कि किस किस चीजों से उत्पादन हमें मिल रहा है, प्रोडक्शन हमें मिल रहा है, किन किन चीजों से, वो हो जाएगा कारक। कारक मतलब वजह, किस चीज से, किस वजह से कार्य हो रहा है ना। उत्पादक क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट बनने का जो कार्य है, बनने के बाद में कार्य संपूर्ण होता है, लेकिन वो कार्य का कारक क्या था, वजह क्या थी उस कार्य के होने की, है ना। कारण क्या था उस प्रभाव का, कोई भी प्रभाव अगर पड़ा है ना, मान लो तुम्हारा गाल लाल हो रहा है, तो वो गाल लाल क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है ना। जो गाल पर जो इफेक्ट है लाल लाल, उसका कारण, उसका कोज क्या है, कारण क्या है। तो यहां पर विभाव जो हो जाएगा, विभाव क्या हो जाएगा, उत्पाद्य, और स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्पादक। यानी कि स्थायी भाव भी हमारा उत्पन्न हो रहा है ना, स्थायी भाव भी हमारा जागृत हो रहा है, स्थायी भाव भी प्रोडक्ट है, स्थायी भाव भी कार्य है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, ओके। आगे चलते हैं, फिर दूसरी चीज बताई है, दूसरी चीज बताई है, अनुभाव के साथ में स्थायी भाव अगर मिलेगा, तो अनुभाव के साथ में स्थायी भाव मिलेगा तो गम्य गमक क्या होगा, गम्य गमक। गम्य होता है, यहां देखो, गम्य होता है साध्य, यानी कि जहां हमें जाना है
है ना, जहां हमें जाना है। गम्य होता है जहां हमें जाना है। कहां जाना है हमें? स्थायी भाव पर जाना है। कहां जाना है हमें? स्थायी भाव पर जाना है। तो जो गम्य होगा वो साध्य होगा। साध्य का होता है, देख तीन चीज होती है, साध्य, है ना, साध्य, साधन, साधक, तीन चीज होती हैं, साध्य, साधन, साधक, या फिर साधक, साधन, साध्य। साधक जो, मान लो मैं तुमसे कहूं कि मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो वहां मैं हो जाऊंगा साधक। जो जा रहा है, जाने वाला जो है, वो क्या हो जाएगा? साधक। किसके द्वारा जा रहा है? बस के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, जिस भी चीज के द्वारा तुम जा रहे हो वो हो जाता है साधन। साधक हो गया मैं, जाने वाला हो गया साधक, ठीक है। जिसके द्वारा जा रहे हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, किसी के चीज, किसी साथ के, जिससे भी हम जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा साधन, है ना। अब जहां जा रहे हैं, जा कहां रहे हैं? दिल्ली, तो दिल्ली हो जाएगा साध्य। अब यहां हमें जाना कहां है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव। हमें जाना है स्थायी भाव तक। कहां जाना है? स्थायी भाव। तो गम्य, गम्य मतलब जाने योग्य, या जहां जाना है ना, जहां हमें जाना है वो क्या हो जाएगा? साध्य। और साध्य को ही गम्य कहा है। और गम्य क्या होगा, है ना, जाना कहां है? स्थायी भाव पर जाना है। और अनुभाव क्या हो जाएगा? गमक। गमक मतलब साधक या जाने वाला, साधक या जाने वाला, साधक या जाने वाला, ठीक है। अनुभाव, है ना, अनुभाव जा रहा है कहां? स्थायी भाव तक। समझ में आ रही बात? ओके, आगे चलते हैं। फिर आते हैं संचारी भाव के साथ में स्थायी भाव को अगर मिलाते हैं, तो संचारी भाव के साथ में स्थायी भाव मिलाएंगे तो उसमें होता है पोष्य, पोषक। पोष्य होता है पालने योग्य, ये जिसको पाला जाए, ये जिसको पाला जा सके, है ना। जैसे कि मान लो औलाद, है ना, मान लो औलाद को हम पालते हैं, औलाद पाले जाने योग्य होती है। या फिर कोई जानवर होता है पालने योग्य होता है, वो क्या होता है? पोष्य, जिसको पाला जा सके, ठीक है। और जिसको वो पोषक क्या होता है? पालने वाला। पोषक होता है पालने वाला, यानी कि जो संचारी भाव है वो हो जाएगा मालिक, है ना, वो हो जाएगा पालने वाला। पाल कौन रहा है स्थायी भाव को? स्थायी भाव को पुष्ट कौन कर रहा है? स्पीच कौन दे रहा है? संचारी भाव। तो संचारी भाव हो जाएगा पोषक, और पोष्य यानी कि पालने योग्य, किसको पाला जा रहा है, यहाँ पैदा किसको किया जा रहा है? इसको, स्थायी भाव को। तो यहां बात क्लियर हो गई होगी, समझता हूं मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। कंफ्यूजन ही यहां रहता है इन तीन चीजों में ही बस। आगे चलते हैं, एक दो पॉइंट और हैं लोलट के, देखते हैं। तो लोलट का एक दो पॉइंट और मिलता है, जैसे कि यहां तक हो गया था पालने योग्य तक, कि रस की अवस्थिति किसमें मानते हैं? जो लोलट हैं, लोलट कहते हैं, भट्ट लोलट कहते हैं कि जो रस होता है, रस की जो स्थिति होती है, रस की स्थिति किसमें होती है? मूल रूप से यानी कि बेसिकली, प्राइमरी, या गौण रूप से यानी कि सेकेंडरी जो होती है। देखो, जो प्राइमरी है, मूल रूप से जो होती है वो होती है अनुकार्य में। अनुकार्य में, अनुकार्य दो चीज होती है ना, एक होता है अनुकार्य, एक होता है अनुकर्ता। मान लो कोई मूवी है ना, मूवी है, मूवी के अंदर जो पात्र हैं, जो हीरो है, जो अभिनेता है ना, जो एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कौन कर रहा है? हीरो कर रहा है, एक्टर कर रहा है, अभिनेता कर रहा है। तो जो अभिनेता है वो होता है अनुकर्ता, वो होता है अनुकर्ता, वो होता है अनुकर्ता। जैसे तुमने कहीं देखा होगा रंगमंच पर जो नट आदि जो भी कर्तव्य करते हैं, नटों को देखा होगा, नट जो करते हैं वो होते हैं अनुकर्ता, अभिनय होते हैं अनुकर्ता। लेकिन अनुकार्य कौन होते हैं? अनुकार्य वो होते हैं जो हीरो है, जो एक्टर है, किसका अनुकरण कर रहा है? किसका अनुकरण कर रहा है? तो वो होता है कौन? वो होता है अनुकार्य। मान लो जैसे कि एक मूवी आई थी संजू, है ना, मूवी आई थी संजू। संजू मूवी किसके ऊपर थी? संजय दत्त के ऊपर थी, है ना। तो उसमें उसके अंदर है, उसके अंदर जो एक्टर था, है ना, जो रणबीर, कौन था? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने एक्टिंग की थी किसकी?
संजय दत्त की, है ना, एक्टिंग की थी संजय दत्त की, यानी कि डायरेक्टली संजय दत्त मूवी में नहीं था, है ना, लेकिन अनुकार्य किसके ऊपर मूवी बनी हुई थी, वो मूवी बनी हुई थी संजय दत्त के ऊपर। तो संजय दत्त यहां हो गया अनुकार्य, लेकिन संजय दत्त का रोल किसने निभाया, संजय दत्त का रोल किसने निभाया, वो हो जाएगा यहां अनुकर्ता, है ना। तो यहां भट्ट लोलट जो है, भट्ट लोलट रस की स्थिति जो बताते हैं, यानी कि रस किसमें होता है, मेन रूप से, यानी कि प्राइमरी या मूल रूप से जो रस होता है वो होता है किसमें, अनुकार्य में, यानी कि जो दर्शक देख रहा है वो दर्शक फील किसको कर रहा है, वो फील कर रहा है संजय दत्त को, अनुकार्य को। मेन जो रस है, मूल रूप से जो रस है वो किसमें है, अनुकार्य में। ऐतिहासिक या फिर पौराणिक पात्र, जैसे कि मान लो जैसे रामलीला है, रामलीला में कोई भी अभिनेता एक्टिंग कर रहा है, किसकी किसकी कर रहा है, रामलीला में एक्टिंग कर रहे हैं। हम जो देखते हैं या जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वो फील किसको करते हैं, फील करते हैं अनुकार्य को। रामलीला में जो फील कर रहे हैं वो अनुकार्य को फील कर रहे हैं। जो वहां पर अभिनेता है, जो नट एक्टर वहां एक्टिंग कर रहा है, उसको फील नहीं कर रहे, है ना। तो यहां पर कहा गया है कि मूल रूप से जो रस होता है वो अनुकार्य में होता है, और दूसरी तरह से अगर देखें सेकेंडरी तौर पर या फिर गौण रूप से, है ना, तो होता है अनुकर्ता में, यानी कि अभिनय आदि में। समझ में आ गई बात, बोलो समझ में आ गई। जो एक्टर होता है उसमें होता है अनुकर्ता में दूसरी तरह से, ठीक है। प्रथम तौर पर जो होता है वो अनुकार्य में होता है, ठीक है। भट्ट लोलट ने सामाजिक का कोई उल्लेख नहीं किया, डायरेक्टली तुमसे पूछा जा सकता है ना। सामाजिक होता है जो दर्शन होते हैं, जो दर्शक होते हैं, देखने वाले, है ना, जो देखने वाले होते हैं, जो मूवी देख रहा है, जो कविता पढ़ रहा है ना, उसको सामाजिक बोलते हैं, सहृदय बोलते हैं। किसी ने सामाजिक बोला है, किसी ने सहृदय बोला है, ठीक है। ये अभी तुम्हें जब हम पढ़ेंगे भट्ट शंकुक को, नहीं भट्ट लोलट को, भट्ट लोलट तो पढ़ रहे हैं, भट्ट नायक को जब हम पढ़ेंगे तो भट्ट नायक ने सामाजिक का वृत्तांत अच्छे से दिया है, ठीक है, तो वहां समझ में आ जाएगा। भट्ट लोलट के सिद्धांत की शक्ति क्या है, मोस्ट पावरफुल चीजें क्या है इस सिद्धांत की। यह कला में वस्तु के महत्व की स्थापना करता है ना, और नट गौण रूप से ही सही रस की घोषणा कर नाट्य कला के विकास को एक नई दिशा देता है। मतलब जो नट है या जो एक्टर है, जो अभिनेता है, वो चाहे गौण रूप से सेकेंडरी ही सही, लेकिन रस की घोषणा करके नाट्य कला के विकास को एक नई दिशा देता है। समझ में आ गई बात, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है। आगे देखें, आगे भट्ट शंकुक हैं, भट्ट शंकुक हैं। अच्छा, भट्ट शंकुक को पढ़ेंगे, क्या एक एक रहने दें या बताओ जल्दी से, एक एक ही रहने दें या फिर बड़ा कर लें, ठीक है, एक ही रहने देते हैं। भट्ट लोलट को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है, और भट्ट शंकुक को अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तो यहां तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखे बिना बिल्कुल ना जाएं, और जो टेलीग्राम ग्रुप है शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, उसको जाकर के ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां तुम्हें पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी, क्या मिलती रहेंगी, पीडीएफ मिलती रहेंगी, वहां तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, ठीक है बच्चा, वहां तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, ठीक है, और वहां तुम एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो जो तुम्हारे साथी होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।